Hello my dear student, this is B. Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Today we discuss the new topic of class 11 physics and the topic is FBD. Last FBD में फर्स्ट पार्ट में आप देखा आपने कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स लिए, बेसिक प्लेटफॉर्म लिए जिसके ऊपर मैंने FBD का कॉन्सेप्ट आपको बताया. आज उसी को लेवल को थोड़ा इंक्रीज करके हुए देखते हैं और देखते हैं कि किस बिहाफ पर जो है इसके FBD को ड्रॉ करके उस पर क्वेश्चन हम कर सकते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैनल. प्यारा सा टॉपिक है आपका FBD जो चल रहा है. तो देखिए अभी आपका नीट का एग्जाम हुआ. नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी पुली का क्वेश्चन था. उसमें दिया हुआ था 6 किलोग्राम की एक बॉडी थी इधर और इधर एक 4 किलोग्राम की बॉडी रखी गई है. तो इसमें बताना था एक्सीलरेशन ए की वैल्यू क्या होगी. आपको ऑप्शन दिए हुए थे 1 2 3 4 ऑप्शन थे g/2, g/4, g/5, ऐसे कुछ ऑप्शन था. इसमें एक्सीलरेशन बना था, ये फिक्स पुली थी यहाँ पे. ठीक, तो आप सोचो जी के टर्म में कैसे आपका एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. तो नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, इसको अगर आप m1 बोलो, इसको आप m2 बोलो, तो ये क्या हो जाएगा m1g और ये क्या हो जाएगा m2g. इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं. देखो नेट फोर्स इसका हो जाएगा m1g माइनस m2g, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा. तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए m1g माइनस m2g कर लें आप और डिवाइड बाय टोटल मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा. तो ये g कॉमन हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना 6 प्लस 4. तो यहाँ पे m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 इंटू जी डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2g डिवाइड बाई 10. तो 2 5 जा. इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी एक्सीलरेशन की g/5. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, g/5 इज योर करेक्ट आंसर. तो इस तरह से पुली का एक क्वेश्चन आया था, अभी 2020 का क्वेश्चन था ये नीट में. आइए आगे हम चर्चा करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को. देखिए जैसे लास्ट के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड FBDs. जैसे मान लो कि अगर इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरह से है, अगर ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है. यहाँ पर एक मास आपका m1 रख दिया गया मान लो, या m2 रख दिया गया, कोई भी. यहाँ पे मान लो कि m1 है, ये m2 है और दोनों एक फिक्स पुली से अटैच्ड हैं. फिक्स पुली से अटैच्ड है, पुली कहीं नहीं मूव कर रही है, पुली नहीं मूव कर रही है, पुली यहाँ पे है, इस पुली पर के ऊपर से स्ट्रिंग गया हुआ है. अगर m1 मास इज ग्रेटर देन m2 है, m1 इज ग्रेटर देन m2 है, m1 मास ज़्यादा है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है मास ज़्यादा होने से वो मूव करने लगेगा, बट हम ये कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है. अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही है तो स्ट्रिंग एक ही है, दोनों मास से एक ही स्ट्रिंग कनेक्ट है. इसका मतलब इसमें जो टेंशन जनरेट होगा उसमें भी यही टेंशन होगा. स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन T ही जनरेट होगा. तो देखिए इसका FBD का कॉन्सेप्ट सीखते हैं और इस टाइप पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सीलरेशन टेंशन जो पूछा जाएगा उसको किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं. आइए सबसे पहले तो इसका FBD ड्रॉ करते हैं. अब यहाँ पे देख लो, अगर ये m1 की बात करें, FBD फॉर m1, FBD फॉर m1 क्या हो जाएगा, अगर आप देखें ध्यान से, ये आपका m1 मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो किधर होता है, सीधे डाउनवर्ड में होता है. मतलब इसको m1g लिख सकते हैं. और ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड किस पे है, अल्फा पे इंक्लाइंड है, सॉरी बीटा पे इंक्लाइंड है ना. इसको अल्फा मान लेते हैं, अच्छा लगेगा क्योंकि m1 है, तो कोई बुराई नहीं, किसी को कहीं भी मान सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. इसको हमने चलो अल्फा मान लिया. अब ये देख रहे हो कि ये बॉडी डाउनवर्ड किधर मूव कर रही है, उल्टा बना दिया ना हमने. ऐसा है, ऐसा है, कैसा है, ऐसा है. m1 इसका जो वेट है वो किधर हो गया, m1g. बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है भाई, और यहाँ से इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन एंगल इसका अल्फा है. वाह क्या बात है. अब इसका m1g वेट हो गया डाउनवर्ड में. अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, देख सकते हैं आप प्रीवियस वीडियो में. अब यहाँ पर ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा हो जाता है बाय ज्योमेट्री, ये भी सिखा चुका हूँ मैं. ये अल्फा है, ये अल्फा, इसकी अल्फा के साथ जो लाइन आपकी जो कंपोनेंट दिख रहा है उस पर क्या आ जाता है, m1g cos अल्फा. ध्यान से समझना, m1g cos अल्फा
M1G यहाँ बना देते हैं, ये हो गया M1G cos अल्फा। अब ये बॉडी, अब इसका दूसरा कंपोनेंट इधर देख रहे हो कि M1G sin अल्फा। अभी ध्यान से समझना, अब इस पे, इस सरफेस पे है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी वर्क कर रहा होगा, ध्यान से समझना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज वर्क्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, इसको मान लो N1 लग रहा है, तो इस सरफेस से नॉर्मली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका नॉर्मल रिएक्शन है N1, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन अगर फाइंड करना हुआ तो उसको भी हम बना सकते हैं। अब सोचो इस बॉडी को रोक कौन रहा है, इस डायरेक्शन में रोकने वाला कौन है, टेंशन, टेंशन T इसको रोक रहा है। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है, दोनों के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अगर आप बात करो इस वर्टिकल फोर्स की, जहां पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हो, वर्टिकल फोर्स एट इक्विलिब्रियम अगर है, वर्टिकल फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होगा, इसको अगर हम सीधे बना दें, ये देख लो आप N1, और नीचे जो फोर्स इस पे लग रहा हो क्या है, M1G cos अल्फा, M1G cos अल्फा। अब सोचो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर आप सरकते हुए जा रहे हो, जैसे पार्क में जाते हो ना, पार्क में वो जो जिस पे बच्चे सरकते हैं, तो उस पे क्या होता है कि जब हम नीचे सरक के जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना ऊपर उछल रहे हैं, उछल कूद तो करते नहीं है ना, तो उछलते हुए मतलब वर्टिकल मोशन डाउनवर्ड, मतलब ये ब्लॉक इससे टच होके कनेक्ट में हो करके ही तो डाउनवर्ड में जाएगा, ऐसा तो है नहीं झूलते हुए जाएगा इधर उधर। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है और इसके अपोजिट में जो M1G cos अल्फा लग रहा है, ये इक्वल रहेंगे। इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं, बॉडी कांस्टेंट रहती है, पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका क्या लिख सकते हैं, N1 एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, N1 इज इक्वल टू M1G cos अल्फा, सिंपल। तो इस तरह से यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सीधे फाइंड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें अगर इसके लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर बात करूं, इसको हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं हम इस वाले को, ठीक है, इस लाइन को। हॉरिजॉन्टल में बात करूं, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसका मतलब M1G sin अल्फा इज मोर देन द T। तो इक्वेशन क्या बनेगा, M1G sin अल्फा माइनस T इज इक्वल टू M1A। लिखेंगे ना, सिंपल ना, यही तो लिखेंगे कि किस फोर्स से बॉडी मूव करेगी, M1A फोर्स से मूव कर रही है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, M1G sin अल्फा माइनस T इज इक्वल टू M1A हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन आप इसको कंसीडर कर सकते हो फर्स्ट। अब अगर बात करो दूसरी बात इस ब्लॉक के लिए, FBD फॉर M2 की FBD जब हम ड्रॉ करेंगे भाई, तो देखो क्या होगा, इसका एंगल हो गया इस बार बीटा, बेटा समझो बीटा को। अब देखो यहाँ पे ये आपका M2 मास है, M2 इसका वेट M2G, बहुत अच्छे। अब इसका दो कंपोनेंट, एक तो इधर आएगा एक इधर आएगा, एक हो गया ये बीटा एंगल हो गया। अब ये जो बीटा के साथ है तो ये हो जाएगा M2G cos बीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट M2G sin बीटा, M2G cos बीटा, M2G sin बीटा। अब ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रही है, किसकी वजह से, अपने टेंशन की वजह से मूव करती हुई जा रही है। अब यहाँ का इसका इक्विलिब्रियम की कंडीशन बात करो, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हो, इसके सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा। चलिए ये भी बहुत बढ़िया, N2 लगेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब देख सकते हैं इसका नॉर्मल रिएक्शन अगर फाइंड करना हुआ, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड, हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स था ना, हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स को यहाँ से समझ लिया था आपने कि ऐसे लिखना था, इस डायरेक्शन में T था, इधर था आपका M1G sin अल्फा और बॉडी इधर ही ऐसे लेट कर रही थी। अब यहाँ पे इसको समझो, इसकी अगर वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन की बात करो तो नॉर्मल रिएक्शन की बात करो, N2 ऊपर की तरफ लग रहा है, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, और नीचे आपका क्या आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, नीचे आ रहा है आपका M2G cos बीटा, M2G cos बीटा। अब इसका इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या लिख सकते हैं, N2 की वैल्यू सीधे फाइंड कर सकते हो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स N2 और डाउनवर्ड में M2G cos बीटा इक्वल होगा, तभी तो ये बॉडी इससे टच होके मूव करेगी ना, तो ये हो गया M2G cos बीटा। तो N2 इस तरह से यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करो, मतलब सरफेस पर जो फोर्स है इसकी बात करो, तो ये तो हो गया भैया ऊपर वाले के लिए, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स फॉर M2, ये M1 के लिए था, हॉरिजॉन्टल फोर्स फॉर M2।
तो इस केस में क्या हो रहा है, देख लो टी टेंशन इस बॉडी को आगे लेता हुआ जा रहा है, इसका मतलब टी इज मोर देन दी m2g साइन बीटा, रोकने की कोशिश करेगा तो m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m2a। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाना जरूरी था, ये बताना मेरा काम था इक्वेशन के बिहाफ पर। अब आप एक्सीलरेशन और टेंशन जो फाइंड करना चाहें सब फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देख लो। एक्सीलरेशन फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होता है इस फार्मूले के लिए, वो आप सीखें। सबसे पहले इसको नोट कर लें ध्यान से, इक्वेशन बिहाफ तक इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसमें अगर एक्सीलरेशन के शॉर्ट ट्रिक फार्मूले की बात करें, शॉर्ट ट्रिक मतलब नेट फोर्स बाई टोटल मास। एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास की बात करता है। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, मोशन के लिए जो नेट फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या है, जो इसको यहाँ लेके जा रही है नीचे, वो है m1g साइन अल्फा है। देख लो ये नीचे लेके जा रहा है m1g साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो इसको रोक रहा है वो क्या है, m2g साइन बीटा है कि नहीं। तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक जो ज्यादा होगा उसमें से दूसरे को माइनस कर देंगे। एक पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये रोक रहा है, तो इसको अपोजिट में होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो भाई, m1g साइन अल्फा डिवाइड माइनस m2g साइन बीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2 टोटल मास। अब इसमें क्या कॉमन है, g कॉमन है बस, तो m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा इंटू g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस फार्मूले से आप सीधे एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सीलरेशन आएगा किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख के आप क्या फाइंड कर लेंगे, टेंशन। टेंशन खत्म, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखें ध्यान से। देखिए जैसे बहुत नीट लेवल पूरा मैं लेके चल रहा हूँ, सबको पता है नीट पूरा कॉन्सेप्ट आपका, नीट तक कोई भी ऐसा टॉपिक नीट का नहीं छूटेगा जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो देखो दूसरी बात ये हो सकती है, क्या बात हो सकती है ये कि एक फिक्स पुली लगा दें यहाँ पे, ठीक, एक फिक्स पुली लगा दें, एक m2 मास का ब्लॉक यहाँ लगा दें, ध्यान से देखो ये एक सरफेस है, ठीक, एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर दो फिक्स पुली देख रहे हो आप, एक पुली को यहां फिक्स किया गया, पुली नहीं मूव कर रही है, और एक मास यहां पे है, एक पुली यहां पे है, दोनों फिक्स पुली है। अब यहां पे क्या हो रहा है, m1 मास ये m2 मास है, अगर ये डाउनवर्ड में एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। अब सोचो सबसे पहली बात, कितनी स्ट्रिंग लगी हुई है, देखते हुए आओ, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ओह माय गॉड एक स्ट्रिंग, इसका मतलब इस पूरे में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, टी होगा। इस पूरे में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, टी होगा, सिंपल। तो देखो डायग्राम मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या सेम है, अब इसका एफबीडी ड्रॉ करो, अभी आइडिया लग जाएगा। इसका एफबीडी ड्रॉ करें, तो एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो m1 का एफबीडी तो बहुत इजी है, m1g डाउनवर्ड में आ रहा है, रोकने वाला टेंशन है, तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन बनेगा m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, फर्स्ट इक्वेशन। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा एफबीडी m2 ड्रॉ करें भाई, m2 कौन लेके जा रहा है, टेंशन, इसके पीछे रोकने वाला कोई है क्या, नहीं है, इसका मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में से मूव कर रही है, वहां पे ऐसे जा रही है, उसको बना दिया किसी डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m2a लिख सकते हैं,
हो गया ना सिंपल। पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें टी की वैल्यू m2a रखो। सेकंड इक्वेशन अगर मानते हो इसको तो टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई, क्वेश्चन कैसा भी आए आप इक्वेशन बनाना सीख लें, बहुत इजीली आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो m1g माइनस m2a इज इक्वल टू m1a, इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो m1g इज इक्वल टू a कॉमन m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखा आपने, यही डाउनवर्ड में ये तो रखा हुआ है, क्या रोकेगा, क्या फोर्स लगाएगा, टेंशन रोक रहा है। तो ये डाउनवर्ड में इसका वेट m1g, नेट फोर्स तो यही लगा रहा है मूव कराने के लिए। अब नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, टेंशन निकालना है। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू रख दो a की, तो m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। भाई वैल्यू रख के सॉल्व करोगे आ जाएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। तो इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, एसोलेशन फाइंड करो, टेंशन फाइंड करो, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। चलो फिर से देखो भाई, एक मूवेबल का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। मूवेबल पुली, जो कि नीट में पूछा नहीं जाता, जेईई में पूछा जाता है। ठीक, देखो मूवेबल पुली का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको ऐसे समझने की कोशिश करना। लेकिन सीख लो, अच्छी बात है। जेईई वाले को भी समझा देना, नीट वाले जेईई वाले समझा सकते हैं, जेईई वाला नीट वाले को समझा सकता है। ओके, एफएक्स एक्सिस है। देखो यहाँ पे m1 मास, यहाँ पे हुक लगा दिया, हुक लगा देते हैं। कहीं कहीं देखोगे ऐसे हुक लगा देता हूँ, हुक। यहाँ पे m2 मास समझाने के लिए बनाया, जरूरी नहीं है हुक बना रहेगा। तो हुक लगा के इसको जो है, इसको ऐसे हुक लगा हुक लगा के इसको हैंग करते हैं यहाँ पे। तो देखो ये मूवेबल पुली हो गई, ये फिक्स पुली है, ये आपकी फिक्स्ड पुली है। ये तो कहीं जाएगी नहीं मूव करके, लेकिन ये पुली मूव कर सकती है, ये है मूवेबल पुली। ठीक, ये है मूवेबल पुली। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ लो, फिर क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। देखो क्या है, अब अगर मान लो, समझ में आ गया फिक्स और मूवेबल। अब देखो यहाँ पे मान लो क्या करना है, अगर ये इस ब्लॉक को हम डाउनवर्ड में ऐसे लेट करा के ले आ रहे हैं, डाउनवर्ड में अगर ये ऐसे लेट करा रहे हैं, सोचो अगर ये पुली ये ब्लॉक डाउनवर्ड में लेके जा रहे हैं, ये पुली तो मूव नहीं कर रही है, लेकिन ये पुली मूव करेगी, ब्लॉक भी मूव करेगा। ठीक, थोड़ा सा और नीचे बना लें ताकि और अच्छा क्लियर हो। ठीक है, ठीक, देखो अब ये मूवेबल पुली है। अगर मान लो ये पुली x ऊपर जाती है, कितनी ऊपर जाती है, ये पुली x डिस्टेंस ऊपर जाती है, ध्यान से समझना। अगर ये पुली x ऊपर जाती है, ये x ऊपर जाएगी तो ये कितना नीचे आएगी, x ही। सोचो ये पुली को x ऊपर ले जाने का मतलब क्या हुआ, x ये, इसका मतलब ये ऊपर जाना, तो फ्री कितना होगा, ये 2x। पुली में जो आपने रस्सी लगा रखी है, ये रस्सी कितना फ्री होगी, 2x फ्री होगी कि नहीं होगी। तो ये 2x डिस्टेंस, ये x और ये x, जब इस मान लो ये यहाँ से पुली ऊपर चली गई, यहाँ आ गई, ठीक, यहाँ आ जाएगी, इसका मतलब ये x और ये x, इतनी रस्सी फ्री हो जाएगी। इतना ये जो है ये डाउनवर्ड में चला जाएगा,
इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मूवेबल पुली x ऊपर जाती है तो आपका जो फिक्स पुली के साथ ब्लॉक लगा है वो 2x नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा? 2x नीचे आएगा। अब अगर v वेलोसिटी से ये मूव करती है तो ये 2v से मूव करेगा। तो a एक्सीलरेशन अगर इसका है, ध्यान से समझना, अगर ये a एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड में मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन, पुली का एक्सीलरेशन क्या होगा ये समझें। व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ पुली? इस पुली का एक्सीलरेशन, इस पुली का एक्सीलरेशन ऑफ पुली का एक फार्मूला होता है, उसको समझो ध्यान से। एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 डिवाइड बाई 2। ब्लॉक 2 नहीं, इस पुली का। अब यहां पे देख सकते हैं ये ब्लॉक किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है? इस किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है? ए से मूव कर रहा है। क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है? नहीं, पुली मूव कर रही है। पुली के साथ ये जितनी पोजीशन पे है तो ऐसे रहेगा, तो ये जितनी पोजीशन पे उतरे रहेगा, पुली मूव करके ले जा रही है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका एक्सीलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन इस पुली के रिस्पेक्ट में तो क्या है? 0। ये इसके साथ चिपका हुआ है, ये जहां जाएगा उसी के साथ ये इतनी डिस्टेंस पर रहेगा, तो 0 डिवाइड बाई 2। तो एक्सीलरेशन ऑफ पुली क्या आ जाएगा? a बाई 2। तो यहां पर पुली का एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आ गया? a बाई 2। तो ये चीज, ये बात ध्यान रखना है। इसका मतलब पुली का एक्सीलरेशन a बाई 2 है तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना? a बाई 2 भाई। अब मान लो मैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूं और मेरे ऊपर जो है, मेरे ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि मैं एक बैग सर पे रख के जा रहा हूं, तो मेरा एक्सीलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बैग का एक्सीलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मेरे रिस्पेक्ट में तो 0 है, लेकिन सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर ये समझना जरूरी था मूवेबल के केस में, अगर जो फिक्स पुली है उसकी, उससे अटैच जो ब्लॉक है वो अगर 2 टाइम्स है तो उसका ये मूवेबल पुली का एक्सीलरेशन उसका हाफ होता है। इसी बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसका एफबीडी, यही मेन पॉइंट था, मेन कीवर्ड था, इसी के बिहाफ पर आप फाइंड कर सकते हैं यार। एक्सीलरेशन ऑफ मूवेबल पुली का फार्मूला ऐसे लिख सकते हो, एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू a1 क्या है? ब्लॉक 1 का एक्सीलरेशन, a2 क्या है? ब्लॉक 2 का एक्सीलरेशन। तो ब्लॉक 2 तो मूव ही नहीं कर रहा है, पुली इसको लेके जा रही है साथ में। जैसे मैंने बोला ना, मैंने अपने सर के ऊपर क्या रखा है? बैग रखा है, तो मैं बैग को लेके जा रहा हूं, तो बैग क्या पोजीशन चेंज कर रहा है मेरे रिस्पेक्ट में? नहीं ना। तो वही चीज है, तो मैं जैसे जैसे जाऊंगा वैसे वैसे ये भी मूव करेगा, तो जो एक्सीलरेशन पुली का होगा वही एक्सीलरेशन इसका होगा। चलिए इसका एफबीडी बनाते हैं। इसके एफबीडी में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा वो देख सकते हैं कि m1 बॉडी डाउनवर्ड में मूव कर रही है तो m1g होगा, डाउनवर्ड में एक्सीलरेशन a है, रोकने वाला टेंशन t ही रहेगा। और दूसरी बात अब ध्यान दो यहाँ पे, अब सोचो यहां से ये आया यहां तक, तो भैया इसमें जो टेंशन है ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है। अब सोचो यहाँ पर ये ब्लॉक डाउनवर्ड में है तो एक टेंशन तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा टेंशन इसमें भी होगा T। टेंशन यहाँ चेंज हो जाएगा, इसका मतलब इसके अपोजिट में M2G, इस वेट के अपोजिट में दो टेंशन हो गए। ये टेंशन T ही रहेगा, सेम टेंशन रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक टेंशन यहाँ पर, दोनों स्ट्रिंग में, दोनों साइड में। अब सोचो दोनों साइड में टेंशन ना हो एक ब्लॉक को ऐसे पकड़ो, मतलब 2 स्ट्रिंग आपने पकड़ी और एक ब्लॉक को नीचे से बांध रखा है, तो अगर इसमें टेंशन नहीं होगा, तो टूट जाएगा ना, नीचे चला जाएगा। तो दोनों में टेंशन रहना चाहिए ना, दोनों टेंशन इस ब्लॉक को यहाँ पर रोकेंगे, जो यहाँ पे आएगा इस ब्लॉक को रोकेंगे, तो दोनों में टेंशन जनरेट होगा, दोनों में सेम टेंशन जनरेट हो रहा है, तो ब्लॉक अपनी पोजीशन पे है, पुली अपनी पोजीशन पे है, तो इसका मतलब जितने वायर होते हैं उसमें उतने टेंशन हो जाते हैं। तो सोचो एक टेंशन यहाँ पर चेंज होगा। अब इसका एफबीडी अभी ड्रॉ करेंगे, ध्यान से समझना। तो M1 इसको रोकने वाला एक ही टेंशन, तो यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, फर्स्ट इक्वेशन। इस पे आ जाओ, इस मूवेबल पुली पे आ जाओ, इसका मतलब इसमें टेंशन, तो इस पे कितना टेंशन आ रहा है? इसके अपोजिट में 2T आएगा कि नहीं आएगा? 2T आएगा भाई, 2T टेंशन इसमें लग रहा है कि नहीं M2G के अपोजिट में। तो इसका मतलब इस M2G का एफबीडी जब ड्रॉ करोगे, M2 का M2G, तो इसके अपोजिट में टेंशन कितना? 2T लगेगा,
ध्यान से समझना, दोनों साइड में ना, तो 2t टेंशन इसमें आ जा रहा है, तो इसका मतलब, और ये बॉडी जा किधर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन हम देखिए यहाँ पर t ने 2t के फॉर्म में बनेगा, 2t इज मोर देन m2g, तो 2t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको क्या करें, कुछ नहीं करना है यार, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लो। पहले सीधे ऐड करते थे, इस बार क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस 2t बनेगा, और 2 का पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसके साथ ऐड कर देते हैं। देखो क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2m1g माइनस 2t इज इक्वल टू 2m2a, और इसको ऐसे लिखो 2t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। अब देखो ऐड करें, दोनों को ऐड करो, 2t कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, 2m1g माइनस m2g, 2m1g माइनस m2g इज इक्वल टू a कॉमन ले लो, 2m1 प्लस m2। तो a इज इक्वल टू, फार्मूला देखो यहाँ थोड़ा चेंज मिलता है, क्या मिलता है भाई, 2m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइड बाई 2m1 प्लस m2। तो एसोलेशन मिल गया, किसी में वैल्यू रख दो, a की, a निकाल, इक्वेशन बनाना जरूरी था। तो ये मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो मूवेबल पुली को आप इसके कॉन्सेप्ट को नोट कर लें और देख लें आप कि किस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को अब कर सकते हैं। तो मूवेबल पुली पर इतना सफिशिएंट आपके लिए, या बोल सकते हो कि पुली के कॉन्सेप्ट आप 2 वीडियो में इतना देख के कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ की, या लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।